Good morning, students. And we are discussing about chapter थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ इलेक्शंस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. एंड दिस इज़ द टॉपिक नंबर 3.1. व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. मीन्स हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसका वो किस सिस्टम के द्वारा करवाए जाते हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. हियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या फिर नहीं होते हैं. टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to the end. टू एन एंड. मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा और विधानसभा जो है उसमें जो है इलेक्शन जो होते हैं प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं. ठीक है. और ये जो 5 साल के लिए जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग चुनते हैं, जो इलेक्ट करके जो लोकसभा और विधानसभा में आते हैं, फिर वो 5 साल की जब उनकी टर्म कंप्लीट होता है तो वो जो है को उन रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके पद से हटा दिया जाता है. तो लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिज़ोल्व मतलब उनको भंग कर दिया जाता है. फिर से जो है कि इलेक्शंस होते हैं और फिर से हम अपना नया रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. ठीक है. तो ये जो जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा एंड या फिर विधानसभा के, वो सब अपने पद से हट जाते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, एदर वन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. तो देखिए जो इलेक्शंस होते हैं वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें सेम टाइम में करवाया जाता है, या फिर एक दिन में ही करवा दिया जाता है, या फिर कभी कभी कुछ दिनों के अंतराल पर भी ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन, और इसको हम एक जनरल इलेक्शन कह सकते हैं. Sometimes elections is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. अब देखिए कभी कभी जो है इलेक्शन जो होते हैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करवाए जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक जो है कि मान लो कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जबकि उस जगह उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैकेंसी खाली होती है. मान लो कि वहाँ का जो मेंबर उसकी डेथ हो गई है या फिर उसने अपने पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया है, तो उस समय में उस मेंबर की जगह को फिल करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ बाई इलेक्शन, और इसको हम एक बाई इलेक्शन कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन. अच्छा, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल इलेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सिर्फ हम जनरल इलेक्शंस को ही फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब देखिए ये इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या है, यानी कि चुनावी क्षेत्र जो हैं वो होते क्या हैं, इसके बारे में लिखा है. यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. अच्छा, आपने 3.1 जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि 90 MLAs होते हैं वो इलेक्ट करके आते हैं. ठीक है. जिसमें कि लोकदल पार्टी होती है, और जो कि उस पार्टी में जो है उसके बारे में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. तो यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट. तो अच्छा, ये भी हम सोचते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया. तो डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs. क्या जितने भी वो हरियाणा के जो वोटर्स थे उन सब ने उन 90 MLAs को वोट दिया था? नहीं. You perhaps know that this is not the case. In our country we follow an area based system of representation. अब देखिए ये ऐसा मतलब हमको देखने में नहीं मिलता है. जो हमारी जो कंट्री है उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम जो है कि फॉलो किया जाता है, एरिया बेस्ड सिस्टम होता है ऑफ रिप्रेजेंटेशन का. यानी कि जो पूरा क्षेत्र है, कंट्री जो है, उसको हम जो है एरियाज़ में जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर पर्पस
पर्पजेस ऑफ इलेक्शंस, अब जो हमारी पूरी कंट्री है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग वो डिवाइड होती है। दीज एरियाज़ आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलते हैं। यानी कि अलग अलग चुनावी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटर्स जो है वहाँ के लोकल जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, अब जितने भी ये वोटर्स होते हैं उस लोकल एरिया में जो रहते हैं वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर चुनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर लोकसभा इलेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है लोकसभा इलेक्शंस की कि द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हमारा जो पूरा ये जो कंट्री है वो 543 यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में जितने 543 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी, जो ये मेंबर्स चुन करके वहाँ पर आते हैं, ये जितने भी मेंबर्स 543 मेंबर्स जो होते हैं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी बोलते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। अच्छा, जो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं इसका सबसे मेन जो एक फीचर क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी वोटर्स होते हैं उन सब के वोट की एक वैल्यू होती है, इक्वल वैल्यू होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी वोटर ने एक वोट दिया उसके वोट की वैल्यू दूसरे के वोट से ज़्यादा होती, जैसा कि आपने फिजी में देखा था कि वहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर उस कंट्री का जो भी सिटीज़न होता है वो वोट देता है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है अदर कंट्रीज़ के अगर वोटर्स वहाँ पर, अदर कंट्रीज़ के लोग अगर वहाँ पर रह रहे हैं, मान लो इंडिया के वहाँ पे कोई सिटीज़न वहाँ रह रहा है और वो वोट करता है वहाँ पर, तो वो जो है उसकी वोट की वैल्यू कम होती है। ऐसा हमारे इंडिया में नहीं होता है। अगर हमारे इंडिया में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वोटर है, अगर वो किसी कंट्री से है और उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, फिर भी उसके वोट की वैल्यू इक्वल ही होगी इंडियन वोटर्स के बराबर। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. अच्छा, इसीलिए जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी वो इक्वल पॉपुलेशन के अनुसार जो है वो डिवाइड होंगी। अब देखिए ये जो यहाँ पर 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको एरिया के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया है, इनको जो है पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक वोट की वैल्यू इक्वल है, प्रत्येक वोट की वैल्यू इक्वल। अब देखिए क्योंकि हमारा जो यूपी है, आपको पता है कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ पर टोटल 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ऐसा इसलिए है कि यूपी में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो यूपी के अकॉर्डिंग बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर टोटल 80 चुनावी क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। वहाँ पे हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं यूपी के अकॉर्डिंग, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर ही डिवाइड किया गया है उसको। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इसी तरीके से जितने भी स्टेट हैं उनको डिवाइड किया गया है उनके नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए, और इस तरह से इसके आधार पर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चुन कर के आते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलएज बोलते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो देखिए जितने भी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें जो है बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, अब तो लोकसभा में जिस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की गई हैं, तो उसी तरीके से ये जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको भी हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए हैं, यानी कि स्टेट में ही उनको अलग अलग असेंबलीज में डिवाइड किए हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। अब देखिए जिस तरह से हमारा ये पूरा कंट्री जो है वो उसमें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की गई हैं, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको हम अलग अलग सेवरल
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया, यानी कि विधानसभा के अंदर डिवाइड किए हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी हमने पंचायत राज पे और म्यूनसिपल इलेक्शंस के रूप में, जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो गाँवों में भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, प्रत्येक विलेज जो है अपना अपना चुनावी क्षेत्र उनका होता है, उसमें वो डिवाइड करते हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्शंस जो है वो कैसे होते हैं और किस तरह से करवाए जाते हैं, मोस्टली आप लोग सबको पता होगा। ईच विलेज और टाउन्स इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए जितने भी ये विलेज होते हैं वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह से। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। अब जितने भी ये वार्ड होते हैं वो सब अपना एक जो है कि नेता चुनते हैं, एक मेंबर चुनते हैं, चाहे वो ग्राम के लिए, ग्राम प्रधान के लिए, या फिर अर्बन लोकल बॉडी नगर पालिका के लिए वो एक ही मेंबर को इलेक्ट करते हैं। अब देखो जैसे कि हम लोग के गांव में जो कि इलेक्शंस होते हैं, तो अब हम जो कि गांव में बहुत सारे ग्राम प्रधान इलेक्शंस लड़ते हैं, उनमें से कोई एक ही ग्राम प्रधान जो है वो बनता है और वो उसका मुखिया होता है, ठीक है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। अब देखो ये जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको हम एक तरीके से उनको एक हम सीट के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है, जो कि उस असेंबली को वो रिप्रेजेंटेड करता है। तो देखो व्हेन वी से दैट लोक दल 160 सीट्स इन हरियाणा, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो लोक दल पार्टी थी उसने पूरी 60 सीट्स को हरियाणा में जीता था। इट मीन्स दैट ए कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल वन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज in the state and thus लोक दल had 60 MLAs in the state assembly। तो मतलब इसका ये हुआ कि वहाँ पे जो लोक दल पार्टी थी उसने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है कि जीता था, ठीक है, यानी कि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने जीता और वहाँ से 60 MLAs जो है इलेक्ट करके स्टेट असेंबली में गए थे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हो, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ देखिए एक स्टेट है यहाँ पर आपका जो कर्नाटका है, इधर सबसे पहले देखिए जो पूरा मैप बड़ा सा दिया हुआ है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो ये देखिए ये एक कर्नाटका का जो है ये कर्नाटका का ये मैप है जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट आपको ये दिख रही है, तो इस गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो ये जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है इसको हमने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, ठीक है, ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है जो कि यहाँ से मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर के जाते हैं, तो फिर वो पूरा स्टेट के लिए वो जो MLAs या MPs जो है के रूप में वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से जो हमारे यहाँ चुनाव वो करवाए जाते हैं। देखिए गुलबर्ग जो है इसमें 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।